सो बेटा लास्ट लेक्चर 1 था, थ्योरी पार्ट पे था, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस लेक्चर का, फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन। रीड करो सेकंड क्वेश्चन एवरीवन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ऑफ ए कंसर्न हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। देखो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, टेलीविजन्स, रेडियोज, स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विस। 3 डिपार्टमेंट इनके एबीसी, और तीनों डिपार्टमेंट की परचेज सेपरेटली गिवन है। चेक करो, सेल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका। चेक करो इतना पहले। ठीक है बेटा, इतना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तीनों डिपार्टमेंट्स का। अब लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था और बताया था आपको कि 3 डिपार्टमेंट्स का हम ट्रेडिंग और पीएल बनाएंगे, तो 3 कॉलम समझेंगे, डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के हिसाब से। तो अब हमें तीनों का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, तीनों का आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल कॉलम में शिफ्ट कर दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। देन अब आगे क्या लिखे है, अब जो मैं कल बात कर रहा था कि हमें कुछ एक्सपेंसेस को कॉमनली डिवाइड करना होगा इन डिपार्टमेंट्स के अंदर। लास्ट क्वेश्चन में बहुत इजी था कि उन्होंने लिख दिया कि एवरी एक्सपेंस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो 2:1। ओके, तो हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया सब एक्सपेंसेस को। बट यहाँ पर बेसिस गिवन है, चेक करो क्या क्या गिवन है। ए पॉइंट रीड करो, टीवी एंड रेडियोज आर सोल्ड इन द शॉप एंड सर्विसिंग इज डन इन द वर्कशॉप। सेल शॉप में होती है, सर्विस हम वर्कशॉप में देते हैं। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड्स शॉप 3/4 एंड वर्कशॉप 1/4। और उसके बाद जो शॉप के अंदर है उसे 1:2 की रेशो में डिवाइड करना है। मींस पहले आप अपने टोटल एक्सपेंस को 3:1 की रेशो में डिवाइड करोगे, उसमें शॉप का आ जाएगा। ये देखिए वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहाँ पर। चेक करो कितना दिया हमें सैलरी एंड वेजेस। बेटा आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी का भी, साउंड आ रही है सबको प्रॉपर? यस सर। तो आपको सैलरी एंड वेजेस गिवन है 48,000। 48,000 का 3/4 36,000 एंड 1/4 12,000। तो पहले आप शॉप और वर्कशॉप को अलग करोगे, फिर लिखे शॉप के अंदर भी हमें ए डिपार्टमेंट को 1 देना है, दैट इज टेलीविजन को 1 के बराबर और रेडियोज को 2 के बराबर। तो 1:2 का रेशो हो गया ना, 1:3:2:3। तो 36,000 को हमने 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया, 12,000 24,000। बस ये काम करना है आपने। इट्स सो इजी सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपको एक्सपेंसेस एलोकेट करने हैं। तो ए डिपार्टमेंट का 12,000 रेंट सैलरी एंड वेजेस आ गया, बी का 24,000 और वर्कशॉप का जो कि सी डिपार्टमेंट है दैट इज 12,000। 12 24 12 ये हम ऊपर लिख देंगे, 12,000 24,000 12,000। अभी आपको होमवर्क में करने हैं, जितने क्वेश्चन मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा यही आपका होमवर्क होगा इस चैप्टर में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके इस चैप्टर में, तो मोस्टली जितने भी हैं वो सब मुझे डिस्कस करने हैं पहले आपके साथ, और फिर आपको होमवर्क में करनी है, ऐसा रहेगा सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ। अब आप देखो रेंट को कैसे डिवाइड करोगे, वर्कशॉप का रेंट 500 पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना हो गया 6,000। टोटल रेंट आपको दिए, टोटल रेंट आपको दिया 10,800, उसमें से 6,000 रुपीज माइनस कर दो वर्कशॉप का, रेस्ट रह गया 4,800। 4,800 को डिवाइड करो इक्वली बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो रेस्ट पार्ट होगा
क्वेश्चन में लिखे हैं, देखो वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ, रेंट ऑफ शॉप इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। तो पहले वर्कशॉप का अलग कर दो 6000, फिर उसके बाद जो रह जाएगा वो इक्वली ए एंड बी में डिवाइड करना आपने। तो 4800 को डिवाइड करो इक्वली 2400 2400, तो रेंट डिवाइड कैसे हो गया 2400 2400 एंड 6000, ए और बी का इक्वल है, वर्कशॉप का 6000 है। देन डी पॉइंट में आइए, sundry expenses to be distributed on the basis of turnover of each department। तो टर्नओवर की रेशो में डिवाइड कर देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस को। और एक बात बेटा और आप नोट कर लीजिए, जिसका कोई भी आपके पास बेस नहीं होगा, अप्रोप्रिएट बेस आपको नहीं मिल पाएगा, आप उसे सेल्स की रेशो में डिवाइड करोगे। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका सेल्स, मींस सेल एक कॉमन बेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो या अदर एक्सपेंसेस हो, हम उससे सेल्स की रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो यहाँ लिखा हुआ है। अब सेल्स का रेशो कौन सा होगा, नेट सेल। सेल्स रिटर्न तो गिवन है इस क्वेश्चन में, तो सेल या नेट सेल एक ही बात है, ये आपको गिवन है। बाय सेल्स 1,50,000 1,25,000, तो ये रेशो क्या बनी, 25,000 को 1 एज्यूम कर लो, 146। सेल्स की रेशो में आप डिवाइड कर दोगे सन्ड्री एक्सपेंसेस को 641 की रेशो में। अब आप देखो बिजनेस में नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो डिपार्टमेंट ए में प्रॉफिट है, डिपार्टमेंट बी और सी में लॉस है, डिपार्टमेंट बी और सी का लॉस है बेटा। तो टू नेट प्रॉफिट बाय लॉस। ठीक है, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है हमें। यहाँ पर दो डिपार्टमेंट्स है ए एंड बी, चेक करो एवरीवन, द टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। ओपनिंग स्टॉक गिवन है ए एंड बी डिपार्टमेंट का, $15,200 एंड $10,800। परचेजेस गिवन है 75,100। और आपको कल बताया था मैंने कि जहां भी आपको परचेज रिटर्न दी होगी, रिटर्न आउटवर्ड दी होगी, चेक करो है या नहीं इस क्वेश्चन में। है सर। हाँ जी, हर्षा, नवनीत, नवप्रीत एंड प्रियंशु, आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कोई भी। यस सर, यस सर। तो इसमें परचेज रिटर्न गिवन है, तो परचेज रिटर्न को आप परचेज में से माइनस कर देंगे। ए की परचेज में से ए का परचेज रिटर्न, बी की परचेज में से बी का परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट नेट परचेज। तो याद रखना बेटा, हमें यहाँ नेट चाहिए, नेट परचेज और नेट सेल, क्योंकि अगर हमें कुछ भी रेशो के लिए चाहिए होगा, मीन जिसका भी परचेज बेस बनेगा वो नेट परचेज होगी। ओके, देन उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 2860। अब कैरेज इनवर्ड किसके ऊपर होता है, परचेज के ऊपर होता है। तो कैरेज इनवर्ड को आप परचेज की रेशो में, अब आ गई ना वही बात, नेट पे आ गई, देखो 74:69, इस रेशो में हम कैरेज इनवर्ड को डिवाइड कर देंगे 1480 एंड 1380, 1480 एंड 1380। कैसे डिवाइड किया, कैरेज इनवर्ड 2860, उसे आपने 74 + 69 से डिवाइड करना है टोटल से, इंटू 74 फिर इंटू 69, जैसे मैंने कल सिखाया था।
कल का लेक्चर, लास्ट लेक्चर हाफ रिकॉर्ड हो गया था बेटा, स्लॉट 1 तो रिकॉर्ड हो गया था, स्लॉट 2 रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, रिकॉर्डिंग ऑन करना रह गया था उसके अंदर स्लॉट 2 की। तो फिर इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर का लेक्चर शेयर किया है, वही आपके ऐप में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर का लेक्चर, वो देख लूँगा। जितना पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ वो प्रीवियस ईयर से लेकर उसको मैं मर्ज करके लेक्चर 1 आपकी ऐप पे आ जाएगा, फिर आज का लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में जो मैंने सिखाया था मैं वो दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने ये बताया था कि बेटा कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करना है अपने रेशो में डिवाइड करने पर। तो वो ऐसे होगा, 74 और 69 को ऐड करो, कितना बनेगा? 143। तो आप सबको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 2860 लिखना है, डिवाइड 143, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करना है आपने, एक आंसर आ जाएगा आपका, वट एवर जो भी आता है यहाँ पर। फिर इंटू 74 करना है, इज इक्वल टू, ये करके देखो आपका आंसर आएगा 1480। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटू भी नहीं करना, सिर्फ आपको 69 टाइप करना है, क्योंकि जब हम एक बार किसी चीज का इक्वल टू कर देते हैं ना, तो एक आंसर आ गया ना, वो 2860 बाय 143 इक्वल टू एक आंसर आ गया, फिर आपने उसको मल्टीपल के फंक्शन में डाल दिया। अब उसको इंटू 74 करेंगे तो 74 का आंसर देगा, दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना अब आपको, नहीं तो वो आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब जो आंसर आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 69। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 69 प्रेस करना है इक्वल टू, फिर अगर 74 प्रेस करोगे इक्वल टू, मीन्स आप किसी भी चीज को आप प्रेस करोगे वो आपका आंसर देगी। तो ये एक रेशो में डिवाइड करने का फंक्शन है कैलकुलेटर के अंदर, ऐसे करोगे तो बेटर है, क्योंकि उससे आपको वापस आने वाली प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा या कैलकुलेशन फिर से नहीं करनी पड़ेगी। जो भी डिविजिबल आया 2860 बाय 143 का, उसको इंटू किया 74 से, फिर इक्वल टू प्रेस करना है, फिर सिर्फ डायरेक्टली 69 टाइप करना है इक्वल टू, इससे आपका आंसर आ जाएगा 1380। देन सैलरीज गिवन है, और वो सैलरीज डिवाइड करके गिवन है 9,8500, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। जर्नल 11,600। अब बेटा चेक करो जर्नल एक्सपेंसेस को किस रेशियो में डिवाइड करना है आपने। एक्चुअली ये जर्नल सैलरी है, ऊपर सैलरीज गिवन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अगर आपकी बुक में जर्नल सैलरी वर्ड नहीं लिखा, चेक करो लिखे है या नहीं जर्नल के पीछे सैलरी। नो सर। हाँ इसमें लिख लो बेटा, सैलरी लिख लो इसमें नो ना। सर। हाँ इसको सैलरीज लिख लो इसके अंदर ना। आज भी कोई नहीं आया इंस्टीट्यूट में, मैं परसों भी ऐसे हुआ, आज भी ऐसे हुआ, कोई भी नहीं आया। अभी ऑनलाइन क्लास ही फिर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास। सिर्फ आपका ही बैच है यहाँ पे इस टाइम, क्योंकि मेरी बाकी सब क्लासेस ओवर हो गई हैं, +1 +2 टर्म 1 का सिलेबस ओवर हो गया है, तो मंडे और ट्यूसडे पे सिर्फ आपकी क्लास होती है, उसके लिए मैं सिर्फ आया हूँ आज इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है बेटा जर्नल सैलरीज, इसमें लिख दो सैलरीज, जर्नल सैलरीज वर्ड लिख दो, टू बी एलोकेटेड इक्वली, तो इक्वली कर दो। वैसे ही चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ऑफलाइन आने की नीड भी नहीं है आप लोगों को, यू कैन सेव योर टाइम, इट्स वेरी इजी चैप्टर। एंड देन नेक्स्ट है रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट एंड रेट्स, इसके लिए कुछ लिखा है इन्होंने, यस सी पॉइंट इज देयर, द एरिया ऑक्युपाइड इन द रेशो 3:2। देखो रेंट रेट्स जो मैंने आपको कल एक थ्योरी में समझाया था टेबल, कि अगर रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, या बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई बेस नहीं दिया तो हम एरिया लेते हैं उसमें, तो आप रेंट और रेट्स को डिवाइड करोगे एरिया की रेशो में, और फिर साथ में लिख भी दोगे बेस ना, टू जनरल सैलरी। देखो टू सैलरीज ये तो गिवन है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिया ना, टू जनरल सैलरी इक्वली गिवन है क्वेश्चन में। रेंट रेट्स का बेस हमने खुद डिसाइड कर लिया, रेंट एंड वेजेस लिखा है यहाँ पे, रेंट रेट्स होगा 3:2 एरिया, तो कैसे करेंगे, 6000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 + 2 मीन्स 5, इंटू 3 एंड फिर इंटू 2, रेशो आ गई 3600 एंड 2400 रेंट एंड रेट्स की। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का बेस फिक्स है बेटा सेल। अब सेल्स की रेशो क्या है चेक करो, सेल 1 लाख है और 80,000 है, 1 लाख और 80,000 की रेशो क्या बनी,
अगर हम इसकी कटिंग कर दें, 5:4। हाँ, क्योंकि 20 से डिवाइड हो जाएगा, 24 80, 25 1 लाख, तो 5:4। तो एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है उसे 5:4 की रेशो में डिवाइड कर दो, 4500 एंड 3600। देन फर्दर इंश्योरेंस 1000। अब इंश्योरेंस 1000 रुपीज के लिए कुछ लिखा है यहाँ पर, हाँ, डी पॉइंट रीड करो, क्या लिखा बेटा? इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि हमारे एक्सपेंसेस के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप जिसमें हम एक्सपेंसेस को सॉरी, पहले टाइप में एक्सपेंसेस गिवन ही होते हैं ऑलरेडी, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, परचेज, हमें डिपार्टमेंट के ऑलरेडी डिवाइड करके दिए होते हैं, हमें कुछ नहीं करना, उससे लिखना है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट, जिन्हें हम पीएल अकाउंट में मोस्टली शो करते हैं डिवाइड करके, तो उनके कुछ अप्रोप्रिएट बेसिस होते हैं। थर्ड होते हैं वो एक्सपेंसेस जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, उसका कोई बेस भी नहीं है, या फिर वो ओवरऑल पूरे बिजनेस के हैं, नॉट ओनली डिपार्टमेंट। जैसे हमारी इंस्टीट्यूट में क्लासरूम्स हैं, तो जो एक्सपेंस डायरेक्टली क्लासरूम से रिलेटेड है या कॉमनली है तो उसे तो डिवाइड कर देंगे क्लासरूम के एरिया में, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का है एक्सपेंस, पूरी इंस्टीट्यूट का, वो यहाँ से लेकर इंस्टीट्यूट की वर्किंग जहाँ तक जाती है वहां तक का अगर कोई एक्सपेंस है, तो अकेले वो 2 क्लासरूम का तो नहीं हुआ ना, 2 डिपार्टमेंट का नहीं हुआ, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, तो उसे हम डिवाइड करेंगे नहीं। उसे क्या करेंगे फिर, लास्ट में कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो अभी एक बार इंश्योरेंस को पेंडिंग छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, अब आपको पता है जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस क्या रहेगा, सेल्स, पता है ना आपको, जिसका कोई नहीं उसका सेल्स। जनरल एक्सपेंसेस को सेल्स की रेशो में डिवाइड करेंगे, तो जनरल एक्सपेंसेस 5:4 की रेशो में डिवाइड कर दो, 32,400। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 1800, वो भी सेल्स की रेशो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का लिंक भी सेल के साथ है। अकाउंटेंसी चार्जेस, अब देखो अकाउंटेंसी चार्जेस भी कॉमन हो गए, डिपार्टमेंट के भी हो गए, बिजनेस के भी हो गए, बिजनेस का सेल टैक्स जीएसटी पे करना है जैसे हमने, या फिर अदर लाइसेंस फीस पे करनी है, तो अकाउंटेंसी चार्जेस में सब कुछ आ जाता है, मोस्टली ये सीए के चार्जेस होते हैं ये, तो ये भी कॉमन एक्सपेंस है पूरे बिजनेस का, तो ये भी हम अभी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हो गए बेटा, एक इंश्योरेंस और एक अकाउंटेंसी चार्जेस, इन दोनों को अभी पेंडिंग छोड़ दो। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, बताओ डिस्काउंट किस पे मिलता है हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड किस पे मिलता है हमें, परचेजेस। हाँ गुड, परचेजेस पे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, एक तो आपको पता ही है, और इस इसे हम पीएल की क्रेडिट से दिखाते हैं, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड इन द रेशियो ऑफ परचेजेस 74:69। तो कितना डिस्काउंट है, 1430, इसे डिवाइड करोगे 74:69 की रेशो में, तो आपका आंसर आ जाएगा 740 एंड 690, करके देख लो एक बार। बस ये बहुत इजी वर्क है बेटा, ये चैप्टर इतना इजी है तभी एग्जाम में कम आता है। फाइनल काउंट्स और डिपार्टमेंट में जब कंपैरिजन करते हैं तो फाइनल काउंट ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो अब आपका नेट लॉस आ गया, बी डिपार्टमेंट का लॉस है और ए डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ये देखो, दोनों को एक नए प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे जिसको बोलते हैं कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस या जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए, इसे हम कंबाइंड भी कह सकते हैं, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट और डिपार्टमेंट बी का नेट लॉस, यू नो
ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, जैसे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है तो यहाँ से ये ब्रो डाउन हो जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। जैसे +2 में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, ऐसे ही बस ये पीएल कंबाइन बन रहा है अब, ताकि दोनों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स कंबाइन हो सके। पर अगर डिपार्टमेंट बी का लॉस है तो ये भी कैरी डाउन है, ये भी ऑन द अदर हैंड ब्रो डाउन हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट ब्रो डाउन। और यहाँ वो चार्जेस आ जाएंगे बेटा जो हमने ऊपर नहीं लिए। कौन सा चार्जेस पेंडिंग थे अभी तक? इंश्योरेंस एंड अकाउंटिंग चार्जेस। हाँ जी, ये दोनों आ जाएंगे बेटा, इंश्योरेंस एंड अकाउंटिंग चार्जेस, ये दोनों डेबिट साइड आ जाएंगे। बाकी का जो लॉस है वो शिफ्ट हो जाएगा नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं आती, सिर्फ ट्रेडिंग पीएल ही आता है आपको। अब एक पॉइंट था जो मैंने अभी बताया नहीं आपको, फर्स्ट ए एडजस्टमेंट रीड करो। हाँ जी, क्या लिखा बेटा? गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है 5,000 रुपीज की। कई बार ऐसा रहेगा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज देगा या गुड्स देगा, तो क्या मीनिंग है बेटा इस बात का? ए के लिए वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो गुड्स ए यूज नहीं कर रहा, और वो कॉस्ट किसकी ऐड होगी? बी की। ए से माइनस करके बी में ऐड करने हमें बेसिकली, क्योंकि ए ने अपनी गुड्स बी को ट्रांसफर कर दी ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर कुछ नहीं लिखा तो ये कॉस्ट प्राइस पे होगा, मीन्स अगर 5,000 रुपीज की परचेज की थी तो हमने 5,000 में ही ट्रांसफर कर दी, कोई प्रॉफिट नहीं इस पे अर्न किया, कुछ ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो 5,000 रुपीज ए डिपार्टमेंट के लिए एक तरह से ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर टू बी, तो ए के क्रेडिट साइड आ जाएंगे, एक तरह से माइनस हो गया ना परचेज में से ए की। बेसिकली क्या है कि परचेज तो किया हमने 74, बट उसमें से 5,000 रुपीज हमने यूज नहीं किया, वो हमने किसी को दे दिया। और डेबिट साइड पर टू ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, बी के लिए वो कॉस्ट बन जाएगी क्योंकि बी की परचेजेस इंक्रीज होगी। ये देखो, बी ने 69,000 की गुड्स परचेज की थी, 5,000 रुपीज की गुड्स उसने ए से परचेज कर ली, तो टोटल परचेज कितनी होगी? 74। मीन्स ए के लिए वो क्रेडिट साइड है, माइनस है, क्योंकि वो गुड्स उसमें से जा रही हैं, और बी के पास जा रही हैं तो बी की कॉस्ट इंक्रीज होगी, बी के लिए वो प्लस है इन दिस वे। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए के डेबिट साइड पे लिख दो ब्रैकेट में 5,000, तो इसका हेडिंग होगा टू ट्रांसफर, बस टू ट्रांसफर, ए के लिए माइनस, बी के लिए ऐड, तो भी हो जाएगा, फिर आपको क्रेडिट से लिखने की नीड नहीं है। देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, नहीं इसके जैसा एक क्वेश्चन है सेवंथ। तो बेटा मैं आपको फोर्थ करवा रहा हूँ, सेवंथ आपको होमवर्क रहेगा। ये सारे क्वेश्चन ही होमवर्क है, मतलब सेवंथ सेम टू सेम है, अगर आपको फोर्थ आता है तो सेवंथ भी आता है। तो करिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस। फोर्थ क्वेश्चन रीड करो एक बार। देखिए, अब यहाँ लिखे हैं
ब्रह्म लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स, सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यूनिट्स गिवन है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की, इसलिए ये क्वेश्चन 10 ईयर्स में भी आया हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें आपको यूनिट्स गिवन है, परचेज के कितने यूनिट्स हमने परचेज किए, 5000 ए के लिए, 10,000 बी के लिए और 15,000 सी के लिए। और टोटल परचेज का बिल दिया हुआ है आपको, अमाउंट कितनी है टोटल परचेज की, 8,40,000। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि 8,40,000 को कैसे डिवाइड करेंगे। हम यूनिट्स की रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबका सेम प्राइस नहीं होगा ना, तीनों डिपार्टमेंट की वर्किंग अलग है। जैसे एक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, एक ग्रोसरी आइटम्स का है, तो सबका कॉस्ट अलग अलग होगा, तो कोई और टेक्निक यूज होगी यहाँ पर। सेकंड, आपको सेल्स के भी यूनिट्स गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है आपको, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेलिंग यूनिट्स और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जैसे करके देखो आप कितना आएगा, करो 5200 इंटू 40, 2,08,000। बी डिपार्टमेंट का 9,800 इंटू 45 और सी डिपार्टमेंट का 15,300 इंटू 50। ये तीन आंसर आ रहे हैं आपके। सेलिंग प्राइस भी गिवन है, यूनिट्स भी गिवन है, ये तो इजी है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक इन सबके यूनिट्स तो पता है, बट परचेज प्राइस नहीं पता। एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में जो आपके लिए हिंट है, क्या लिखा है यहाँ पे, द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स ग्रोस प्रॉफिट होता है, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस, मतलब अगर आप जीपी रेट निकाल लो एक डिपार्टमेंट का या बिजनेस का जीपी रेट निकाल लो, तो वो जीपी रेट सभी डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होगा सेम। इट मीन्स अगर मुझे ए की सेल प्राइस गिवन है पर यूनिट ना, उसमें से अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो ए की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, सेल प्राइस माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो अब कैसे करेंगे इसके लिए, तो देखो बेटा, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक वर्किंग नोट है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको सेल प्राइस पता है पर यूनिट, जिससे आप टोटल सेल निकाल सकते हो, देखो मैंने निकाल ली। अगर ए डिपार्टमेंट में 50,000 यूनिट्स परचेज होते हैं, है ना ऐसा, 5,000 या 50,000, 5,000 सॉरी, है ना, ए में 5,000। अगर डिपार्टमेंट ए के हम 5,000 यूनिट्स परचेज करते हैं तो 5,000 इंटू 40, ए की परचेज होगी 2 लाख। ए के 5,000 यूनिट्स अगर हम परचेज करते हैं, अगर उनको हम सेल करते हैं बेटा, तो एक यूनिट 40 रुपीज का सेल होता है ए डिपार्टमेंट में। एक्चुअली सेल कितनी हुई है ए डिपार्टमेंट में, 50-100 की, वो तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सेल कितनी हुई है। एक बार के लिए आप उसको भूल जाओ, आप ऐसा अज्यूम करो कि डिपार्टमेंट ए में जितने गुड्स परचेज किए गए हैं, टोटल जितने गुड्स परचेज किए गए हैं, अगर मैं उनको सेल कर दूं तो उनकी सेल प्राइस क्या बनेगी। अब आपके परचेज यूनिट्स आपको पता है ना, ए डिपार्टमेंट के 5,000, बी डिपार्टमेंट के 10,000, सी डिपार्टमेंट के 15,000। अब इस परचेज को अगर मैं सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, तीनों डिपार्टमेंट की टोटल सेल आ जाएगी। मतलब मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि जितने यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं, अगर वो सारे के सारे यूनिट्स मैं सेल कर दूं, अगर मैं सारे यूनिट सेल कर दूं तो टोटल सेल कितने की बनती है, वो बन गई 14 लाख की। और टोटल यूनिट्स मैंने परचेज कितने किए, वो हमें गिवन 840। तो ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे तीनों डिपार्टमेंट की टोटल परचेज पता है। और जीपी किसका लिंक होता है, सेल माइनस कॉस्ट का, ये होता है ना। तो अगर मुझे जीपी रेट निकालना हो तो मुझे सेल में से कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी,
तीनों डिपार्टमेंट्स की सेल को अगर हम ऐड कर दें दैट इज 14 लाख, और अगर तीनों डिपार्टमेंट की परचेज को माइनस कर दें जो कि क्वेश्चन में गिवन है 840, तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 5,60,000। ग्रोस प्रॉफिट इज 5,60,000। तो यहां से जीपी रेट निकाल लेते हैं। 5,60,000 बाय सेल 14 लाख इंटू 100, कितना जीपी रेट आएगा? 40%। पहले ये बात समझ आ गई सबको या नहीं? हमने एक अजम्पशन लेके इस वर्किंग नोट को बनाया है कि जितने यूनिट्स परचेज किए गए हैं अगर वो सारे यूनिट्स हम बेच दें तो कितने के बिकेंगे, फिर उसका डिफरेंस ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। वहां से जीपी रेट आ गया 40%। क्लियर है एवरीवन? अब आपका ये जीपी रेट है उसने लिखा है कि जीपी रेट यूनिफॉर्म रहेगा इन ईच केस, इन एवरी केस जीपी रेट विल बी यूनिफॉर्म। इसका मतलब अब मुझे अगर तीनों डिपार्टमेंट की सेल प्राइस पता है ना सेल प्राइस, डिपार्टमेंट ए में 40 है, बी में 45, सी में 50, इन तीनों डिपार्टमेंट की सेल प्राइस में से अगर मैं 40% का ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। इट मीन्स अगर मैं प्रोडक्ट 40 रुपीज का बेचता हूं और 40% मेरा जीपी रेट है 16 रुपीज, 40 का 40% 16, ये माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस इज 24। ऐसे 45 का 40% 18 माइनस कर दो 27, 50 का 40% माइनस कर दो 20 रुपीज 30 रुपीज। तो मेरे पास जो परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो आ गई 24, 27, 30। तो ये एक यहाँ पर आइडिया है कि अगर हमें परचेज प्राइस पर यूनिट गिवन नहीं है तो आप टोटल सेल में से परचेज का बिल माइनस कर दो, जीपी आ जाएगा। फिर उस जीपी रेट को सेल में से माइनस करते जाओ, हर डिपार्टमेंट की परचेज प्राइस आ जाएगी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा। वंस यू गेट द पर यूनिट प्राइस, ये आपके आ गया ना 24, 27, 30, फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो हमने कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, ए डिपार्टमेंट के 5,000, बी डिपार्टमेंट के 10,000, सी डिपार्टमेंट के 15,000, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको टोटल दिया था उन्होंने 840 का, ये आपका आंसर आ गया। वन लाख 20,000, 270 एंड 450, 8,40,000 जो बिल आया था ना टोटल हमें गिवन था वो हमने डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये आंसर आ गई कि ए डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है जिसपे वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो 24 है, बी की 27, सी की 30। अब आप अपने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको परचेज के यूनिट्स गिवन है, सेल के यूनिट्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है, बट आपको ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन नहीं है। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन नहीं है। तो ये बताओ सेल किसकी इक्वल होती है? अगर मैं यूनिट्स में बात करूं, सेल के यूनिट्स किसके इक्वल होंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक। जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो रुपीज में होती है ना, वहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक यूनिट्स पे फॉर्मूला लगा रहा हूं कि मैंने अगर मेरे पास अगर जैसे मैं डिपार्टमेंट ए की बात कर रहा हूँ बेटा, डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है मुझे पता नहीं है, बट डिपार्टमेंट ए में कितने यूनिट सेल हुए हैं? 5200। तो उसमें ओपनिंग स्टॉक कितना था आई डोंट नो, पर परचेज गिवन है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 400, तो आपका आ जाए ना ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बना फिर? क्या बना ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला? सेल्स, माइनस परचेजेस पहले ऐड कर लेते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, सिंपल। सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा और परचेज माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक।
सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स आ गई 5200 प्लस 400 माइनस 5000। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, परचेज की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो कॉस्ट प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस आपके सामने है, आपने निकाल ली 24, 27, 30। उसको आप परचेज यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो परचेज की अमाउंट आ जाएगी। अब अगर आप उसको ओपनिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 600 इंटू 24, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। 400 इंटू 27। बस हमारा इस क्वेश्चन में मिसिंग क्या था, परचेज प्राइस पर यूनिट। जिस प्राइस पे आप परचेज करोगे उसी प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि वो कॉस्ट है, और उसी प्राइस पे ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक का आंसर भी आ जाएगा आपका, परचेज का आंसर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ जाएगा, सेल आपको पता ही है, तो आपका जीपी आ जाएगा। ये आपका एक। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक सिंपल आइडिया है, ये वाला, ये जो वर्किंग नोट है आपका, कि अगर आप जितने यूनिट्स परचेज किए हैं वो सारे बेच दो तो कितने के सेल होंगे, और कितने के परचेज किए थे आपने 840 के, आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 560। अब आप देखो बेटा, सेवंथ क्वेश्चन रीड करो एक बार। सेवंथ क्वेश्चन ये ना आपके पास, फॉलोइंग परचेजेस वर मेड बाय बिजनेस अवर्स, बिजनेस हाउस, यही है। yes sir, हाँ, अब रीड करो, ये सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, कर लोगे ना, चेक करो। yes sir, हो जाएगा, yes sir, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5th स्टार्ट करते हैं। डी करो 5th क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे वैल्यू निकाली गई थी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स इनटू रेट, ओपनिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इनटू रेट, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। मैं सॉल्यूशन फाइल शेयर कर दूंगा आज आपके साथ। फर्स्ट 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये तो नोट कर लो। 8 क्वेश्चन क्रॉस करना है आपको, 9th क्वेश्चन क्रॉस करना है, 10th क्वेश्चन क्रॉस करना है, बस। ये 3 क्वेश्चन आपके पैटर्न में नहीं है, 8, 9, 10 ये आते नहीं एग्जाम में। 8 में क्वेश्चन मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, होलसेल ट्रेडर्स डील इन 3 डिपार्टमेंट्स। 8 क्वेश्चन क्रॉस। 9th, द फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31st मार्च, डिपार्टमेंट 1 एंड 2 दिया है, ये क्रॉस कर दो। तो द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जिसमें डिपार्टमेंट ए बी दिया है ना, 17,000, 14,500 ओपनिंग स्टॉक। ये तीनों क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ पैटर्न है, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर टाइम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता है तो हम कर भी लेते हैं। ये कोई तीनों क्वेश्चन क्रॉस करने वाले हैं। इसके बाद हम लेक्चर 3 में मिलेंगे। लेक्चर 3 में बेटा चैप्टर मेनली स्टार्ट होगा, जिसमें आपको हम एक नए लेवल पे लेके जाएंगे, जहां डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का पॉइंट होता है। अभी आपने देखा था ना, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर की थी, लेकिन वो कॉस्ट पे की थी। बट इस चैप्टर में जो पार्ट 2 है, जो लेक्चर 3 से स्टार्ट होता है, उसमें क्या होगा कि डिपार्टमेंट ए बी को गुड्स ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट पे, और बी सी को ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट पे, सी आगे पब्लिक को बेचेगा। तो ऐसे इनका आपस में इंटर ट्रांसफर रहता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बोलते हैं इसको, वो भी प्रॉफिट पे। तो वहां से एक नया लेवल स्टार्ट होता है। तो आज आप अपने ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस होमवर्क में करेंगे, और 5th क्वेश्चन रीड करें अभी आप। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट चल रहे हैं इस क्वेश्चन में। करो रीड एक बार, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है।
हाँ जी, कर ली रीड। यस सर। जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया आज लेक्चर 1 एंड 2 लास्ट ईयर के बैच का, उसमें 5 तक के क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, उसमें भी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। अब देखो बेटा, इसमें आपको देखो मोटा मोटा आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है डिवाइड करके ऑलरेडी, परचेज गिवन है, सेल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सब गिवन है आपको। तो पहले यहाँ से ग्रोस प्रॉफिट आएगा आपका। ये सब क्वेश्चन आज आप करेंगे होमवर्क में, इसलिए मैं आगे लेके जा रहा, नहीं तो अब आपकी टाइमिंग एक्सटेंड कर देंगे हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और रेगुलर कर देंगे बैच आपका। तो मैं ग्रुप में बात कर लूँगा। मंडे का टाइमिंग तो आपका ये रहेगा 4:30 to 6। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 6 to 7 का टाइम एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, तो अगर किसी के लिए पॉसिबल ना हो तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है बाद में। ये तो हो गया मंडे ऑल्टरनेट हमारा फिक्स है। ट्यूसडे ऑल्टरनेट अगर 3 to 4:30 टाइम आपको दिया जाए वो सुटेबल है आपको, और मैं मंडे का टाइम भी आपका 3 to 4:30 कर सकता हूँ अगर आप सब कहोगे तो, अगर आपका कॉलेज नहीं है तो बता देना। क्योंकि अब मेरा जो +2 का बैच है, +1 का बैच है, वो सब ओवर हो गए हैं टर्म 1 के लिए। दिसंबर के एंड तक तो वो समझो ओवर हो गए हैं, तो उनका 20 दिसंबर के बाद ही कहीं स्टार्ट होगा, या मे बी जनवरी से। तो तब तक जो टाइम फ्री है वो मैं आपको दूंगा, तब भी हमारा सिलेबस ओवर होगा ना। अगर 20 दिसंबर को एग्जाम है तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बनेगा आपके ऊपर। डेली क्लास लगानी पड़ेगी 2-2.5 घंटे की, 3 घंटे की। अगर एग्ज़ाम जनवरी में है, जनवरी के एंड में है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके पास ईजी टाइम है। देन अगर हम बैच रेगुलर भी कर लेंगे 1.5 घंटे का, तो भी हमारा सिलेबस 20 जनवरी तक ओवर हो जाएगा, 15-20 जनवरी तक। डिपेंड करता है अब यूनिवर्सिटी का डिसीजन क्या होगा। मुझे लगता नहीं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने पॉसिबल हैं, बट अगर ऐसा कुछ आता है ऑर्डर तो फिर देखी जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वैसे ही प्लान करना पड़ेगा। तो हम एज अर्ली एज पॉसिबल टाइम तो रेगुलर कर दें आपका, जब भी जरूरत हो हम टाइम एक्स्ट्रा आपको टीच करें। तो बेटा अब यहाँ पे जब 5th क्वेश्चन आप करोगे, आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ए और बी डिपार्टमेंट का आ गया ग्रोस प्रॉफिट, ई का ग्रोस प्रॉफिट आ गया, लेकिन सी और डी डिपार्टमेंट में लॉस है। जो मैंने आपको कल थ्योरी में बताया था कि इस चैप्टर में हमारा जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एम है वो यही है, ये देखना कि किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है, किस डिपार्टमेंट का लॉस है। इवन किसी डिपार्टमेंट लॉस हो रहा होता है हमें, पर वो ओवरऑल जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट ही आता है। तो अब हमें पता है कि सी और डी में लॉस हो रहा है हमें। अब शिफ्ट कर दो टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ए का, बी का और ई का। ऐसी ग्रोस लॉस कैरी डाउन, ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन, सी का और डी का। ऐसा करके हम पीएल अकाउंट में आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट है, रीड करो लास्ट में एवरीवन, बताओ। जितने भी एक्सपेंसेस है वो किस रेशियो में डिवाइड होने हैं, थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, In proportion to the cost of the article sold. जिसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मीन्स गुड्स सोल्ड। तो बेटा यहाँ पे COGS का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सभी डिपार्टमेंट के लिए। अब COGS के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या दूसरा फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी सेल्स, याद है सबको ना, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो भी वो क्या आता है COGS, या जिस केस में लॉस हो, लॉस ऐड हो जाता है। क्योंकि कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर आपका प्रॉफिट है तो आपकी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। और जिस केस में लॉस है वहां आपकी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट 100 का परचेज करते हो, 90 का सेल करते हो, तभी लॉस होता है 10 रुपए का। तो अब इस केस में अब आपकी मर्जी है बेटा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, या तो उससे निकाल लो COGS हर डिपार्टमेंट की, या सिंपल जो यहाँ आपके सामने। क्योंकि इजी क्या रहता है, सेल में सेल में ग्रोस प्रॉफिट ऐड करना, सॉरी सेल में ग्रोस लॉस ऐड करना, और सेल में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस करना। तो ए डिपार्टमेंट की सेल है 96,000,
इसका ग्रोस प्रॉफिट है तो 96 में से 9000 माइनस हो जाएंगे, कॉस्ट आ गई। फिर बी डिपार्टमेंट की सेल है, ग्रोस प्रॉफिट है, माइनस करो, कॉस्ट आ गई। सी डिपार्टमेंट का ग्रोस लॉस है ना, ग्रोस लॉस ऊपर। जब आप इस क्वेश्चन खुद करोगे तो आपका सी डिपार्टमेंट का लॉस आएगा, 10,000 का लॉस, 12,000 का लॉस। तो लॉस ऐड कर देना आपको, 19 प्लस 10 कॉस्ट आ गई, 46 प्लस 12 कॉस्ट आ गई, और ई डिपार्टमेंट का गेन प्रॉफिट है। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसे निकालनी, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। देखो बेटा, ए डिपार्टमेंट का अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, ए डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक कितना है, चेक करो बुक में से। 10,000. 10,000। ए डिपार्टमेंट की परचेज कितनी है, 1 lakh. 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 23। 23,000. तो भी श्योर है, मैं तो चेक भी नहीं करूंगा, बट ये श्योर है 87,000 ही आएगा। ऐसे अगर आप सबका निकालोगे तो भी आ जाएगा, ये आपकी मर्जी अब कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालनी है। तीनों फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। सीओजीएस का जो अपना फॉर्मूला है वो ये है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जिसे हम यूज करते आए हैं +1 से। बट दूसरा जो इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि प्रॉफिट के केस में सेल माइनस प्रॉफिट, लॉस के केस में सेल प्लस लॉस। जैसे भी करोगे आपका सीओजीएस आ जाएगा, राइट। अब इस सीओजीएस की रेशो निकाल लो, जैसे 29:1, 58:2 होता है, 87:3 होता है, 58:2 होता है, 58:2 होता है। तो ये रेशो आ गई 3:2:1:2:2। टोटल कितना आ गया, 10। बस अब आपका काम है, जितनी भी एक्सपेंसेस आपको गिवन है ऊपर, कौन कौन से गिवन है चेक करो। फर्स्ट लाइन में सैलरी एंड कमीशन, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस। इन चारों को बेटा आपने COGS, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल सोल्ड की रेशो में डिवाइड करना है। 3:2:1:2:2, 3:2:1:2:2 इस रेशो में डिवाइड कर दो। ये हमने डिवाइड किया है ऊपर। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो कैलकुलेटर का प्रैक्टिस भी कर लो जैसे आपको सिखाया था मैंने अभी। जैसे एक पॉइंट लेते हैं फर्स्ट, 11,020। कैलकुलेटर है ना पुनीत आपके पास? Yes, sir. अब आप 11,020 लिखो, टाइप करो कैलकुलेटर पे, और उसको ये जो रेशो है 3:2:1:2:2 दैट इज कॉल्ड 10, 10 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू करो। ओबियसली कितना आ गया, 1102 आ गया ना। Yes. अब इंटू करो, इंटू 3 इज इक्वल टू 3306 आएगा। Yes, sir. अभी तो इजी है तो हम ओरली भी कर सकते हैं, बट एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहां तक हो चुका है, सॉरी यहां तक हो चुका है। अब आपको सिर्फ इसे, इसमें जैसे 3306 आ गया ना, इसको इसे लिखा रहने दो, फिर 2 प्रेस करो और इक्वल टू करो, चेक करो। 2204. हाँ आ गया ना अपने आप। तो ये क्विक एंड फास्ट है, इसमें आपको वापस बैक जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे 1 करोगे 1102 आ जाएगा, फिर अगर 2 करोगे 2204 आ जाएगा, फिर अगर 3 करोगे 3306 आ जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। तो आप इस रेशो में डिवाइड कर दोगे सारे एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस आ जाएंगे बेटा, एवरीथिंग ठीक है। ये सारे एक्सपेंस आपको अमाउंट गिवन है, आपने उस टोटल अमाउंट को डिवाइड ही करना है बस इस रेशो में। जब कर लोगे तो आपके बिजनेस में देखो नेट प्रॉफिट लॉस कैसे आया। दो डिपार्टमेंट का तो अभी भी नेट प्रॉफिट है, क्योंकि अभी भी इनकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है। ए डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट है, बी डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट है, लेकिन सी डी ई इन तीन डिपार्टमेंट का नेट लॉस आ गया। अब क्या करना है देखो, अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, ये एग्जाम में आया हुआ है 10 ईयर्स में, आपको रेशियोज भी बनानी है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बनानी है, क्या फॉर्मूला होता है, डिपार्टमेंट ए का ग्रोस प्रॉफिट ले लो, ग्रोस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, याद है जीपी रेशियो इनटू 100। तो जीपी रेशियो आ जाएगी डिपार्टमेंट ए की। नेट प्रॉफिट
बाय सेल, यही अगर जीपी की जगह पे नेट प्रॉफिट ले लोगे तो नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगी, और जिस डिपार्टमेंट नेट लॉस है उसमें नेट लॉस रेशो आ जाएगी। करना क्या है, बस आपको जीपी हो या नेट नेट प्रॉफिट हो, सबको सेल से डिवाइड करना है। ठीक है जी। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ग्रोस लॉस रेशो, या नेट प्रॉफिट रेशो या नेट लॉस रेशो, जिस डिपार्टमेंट का जो भी है नेट प्रॉफिट नेट लॉस ग्रोस लॉस, उसे उसकी सेल से डिवाइड करो, रेशोज आ जाएंगे आपकी। ये रेशोज आपको कैलकुलेट करनी है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो वही है, सेम सेम वर्किंग नोट बनेगा बेटा, उसका भी सारे वर्किंग नोट्स बनेंगे उसके, चाहे शॉर्ट में ना लो या जैसे मैंने बताया था आपको 4th क्वेश्चन में वैसे बनेंगे। अब आप 6 क्वेश्चन रीड करो, करिए एवरीवन। क्या क्या गिवन है। हाँ जी बेटा, कर लिए स्टडी। देखो इस क्वेश्चन में इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 15 और 5। इसमें दो डिपार्टमेंट है, टीन्स एंड टॉयज। ये क्या होता है, इनका मेन बिजनेस टीन्स का है। ये टीन्स शीट्स बनाते होंगे ना कोई, टीन्स की, फिर उसमें से जो कटिंग बचती है उस कटिंग से ये टॉयज बना देते हैं। शीट्स की कटिंग से जो वेस्टेज बचती है उससे टॉयज बना देते हैं। तो टीन्स एंड टॉयज इनका एक डिपार्टमेंट हो गया। तो टीन्स को हमने पहले रखना है क्योंकि वो मेन है, उसका ओपनिंग स्टॉक 15 है, 5000 टॉयज का। और क्या क्या गिवन है, और देखो वेजेस गिवन है, टीन्स की 6000, टॉयज की 3। ध्यान रखना है कि गलत कॉलम मत लिख देना। और सेल्स गिवन है, टीन्स की 90, टॉयज की 18। क्लोजिंग स्टॉक टीन्स का 12, टॉयज का 6। अब आपके पास दो एक्सपेंसेस है जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने हैं, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किसकी रेशो में रहेगा, उसके लिए कुछ लिखा हुआ है नीचे, ए पॉइंट रीड करो। टॉयज आर मेड एंड बिट्स ऑफ शीट्स, आपको बता दी जैसे, एंड जो भी उसका कोई वेस्टेज बचती है उससे बनते हैं। और उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो 2000 का हुआ है। अब टोटल 36,000 का मटेरियल आपने परचेज किया टीन्स बनाने के लिए, उसमें से 2000 का टॉयज के लिए यूज हो गया जो उसकी वेस्टेज थी, तो डिवाइड अपने आप ही हो गया। 2000 टॉयज में, 34,000 जो बचा वो टीन्स में। टोटल आपने परचेज किया 36,000 का, जो क्वेश्चन में गिवन है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 36,000, 2000 टॉयज का, 34 टीन्स का। उसके बाद स्टोर्स। अब ये जो स्टोर्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टोर्स होते हैं बेटा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। स्टोर्स कंज्यूम्ड मीन जो डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ों को, उन्हें बनाने में हमारा स्टोर कितना यूज हो रहा है। तो इसलिए स्टोर्स का लिंक परचेजेस के साथ रहता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ रहता है, क्योंकि स्टोर में हम रॉ मटेरियल ही रखते हैं, या उस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए स्टोर में से हम बाकी का सामान यूज करते हैं।
इसलिए जब भी स्टोर्स को यूज डिवाइड करना हो वो आप रॉ मटेरियल की रेशो में करोगे 34:2, 34:2 की रेशो में। इससे आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इस ग्रोस प्रॉफिट को शिफ्ट कर दो आगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट रोट डाउन। अब आपके पास गिवन है एडवर्टीजमेंट 1500 और एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ लिखा है बेस नहीं, तो हमारा सबसे बेस्ट बेस क्या है इसके लिए, सेल्स। और सेल्स का रेशो क्या है 90:18, 5:1 ना, तो उस रेशो में डिवाइड कर दो। पैकिंग एक्सपेंस के लिए लिखा हुआ है नीचे ट्वाइस मेकिंग, अच्छा सॉरी, पैकिंग एक्सपेंस के साथ ही लिखा है ट्वाइस ओनली, कि ट्वाइस को पैक करते हैं हम सिर्फ, ठीक है ना। पैकिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में ट्वाइस, तो ये सिर्फ ट्वाइस की है, तो टीन्स की 0 रहेगी। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 4800। अब आपको बताया था कि जिसका हमें कोई बेस गिवन नहीं होगा उसका बेस क्या रहेगा, सेल्स। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को भी सेल्स की रेशो में 90:18 की रेशो में डिवाइड कर दो, 90:18 की रेशो में 4800। उसके बाद ट्वाइस मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, इसका मीनिंग किससे है पता है, डेप्रिसिएशन के साथ है बेटा। डेप्रिसिएशन में दो चीजें हैं, एक तो फैक्ट्री इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है और एक बिल्डिंग पे। और यहाँ लिखे है ट्वाइस के लिए हमें इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, वो मैनुअली बनते होंगे, उसके लिए हमें मशीन्स या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स जो डेप्रिसिएशन है 3200 का वो सिर्फ टीन्स में जाएगा, ये देखो ट्वाइस में 0 रहेगा, ट्वाइस में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। लेकिन जो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है वो टीन्स और ट्वाइस दोनों में जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग दोनों के लिए यूज हो रही है। और उसमें लिखा है 1/8 ऑफ टोटल एरिया बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय ट्वाइस डिपार्टमेंट, 1/8 ऑफ टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अगर 1600 है, 1600 का 1/8 200 ट्वाइस को देंगे और बाकी का टीन्स को दे देंगे, बस ये है, इससे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. ये बेटा आपके 7 क्वेश्चन होमवर्क में 8, 9, 10 क्रॉस है। 11 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन कॉन्सेप्ट, जहां पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगी, वो भी इनवॉइस प्राइस पे, सेल प्राइस पे, मतलब जहां प्रॉफिट्स होते हैं, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसमें भी आगे जो क्वेश्चन क्रॉस हैं वो भी पहले क्रॉस कर लो। 12th क्वेश्चन क्रॉस रहेगा, टेलरिंग लेडीज आउटफिटिंग, 12th क्वेश्चन क्रॉस है। 14 क्वेश्चन मैसेज हाईवे गैरेज, ये क्रॉस है। और लास्ट क्वेश्चन क्रॉस है बेटा 19th, एक्स लिमिटेड हैज ए फैक्ट्री विच हैज टू मैन्युफैक्चर। इसमें एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन में एरर है, ये रॉन्ग है क्वेश्चन। बस बाकी करने वाले हैं वो आप कह लीजिए 2 या 3 क्लासेस में, टोटल 5 लेक्चर्स होते हैं इस चैप्टर के मैक्सिमम, तो 2 या 3 लेक्चर में चैप्टर ओवर हो जाएगा। जो टाइम लगता है वो 3 चैप्टर्स में लगता है सेम 1 में, फाइनल काउंट्स, कंसाइनमेंट एंड ब्रांच। तो डिपार्टमेंटल काउंटिंग के बाद हम ब्रांच स्टार्ट करेंगे, उसी पे टाइम लगेगा ज़्यादा जो लगेगा। ठीक है जी, क्लास ओवर कर रहा हूँ अभी मैं। Thank you, sir. वेलकम बेटा। Thank